16 जनवरी 2025 तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जहां रहने वाली 35 साल की माधवी अचानक लापता हो गई। माधवी मूल रूप से आंध्र प्रदेश के नांदयाल की रहने वाली थी, लेकिन 13 साल पहले 2012 में उसकी शादी गुरुमूर्ति से हुई थी। गुरुमूर्ति, जो आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले का निवासी था, पहले भारतीय सेना में फौजी रह चुका था। साल 2020 में वह आर्मी से रिटायर हुआ और इसके बाद डीआरडीओ के कंचनबाग सेंटर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा। रिटायरमेंट के बाद उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हैदराबाद में नई जिंदगी शुरू की। 2 बच्चों के साथ उनका परिवार बाहर से बिल्कुल खुशहाल दिखता था, लेकिन इस खुशहाली की चकाचौंध के पीछे छिपा था एक गहरा अंधेरा, जो 16 जनवरी की उस रात सामने आया। माधवी अक्सर अपने माता पिता से फोन पर बात किया करती थी, लेकिन 16 जनवरी को वह घर से क्या निकली, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। घर से अचानक गायब होने के बाद 2 दिन तक माधवी की कोई खबर नहीं। परेशान माता पिता ने 18 जनवरी को अपने दामाद गुरुमूर्ति से पूछा कि आखिर माधवी कहाँ है। गुरुमूर्ति ने कहा, 2 दिन पहले मेरा और माधवी का झगड़ा हुआ था। गुस्से में वह घर छोड़कर चली गई। यह जवाब सुनकर माधवी के माता पिता सन्न रह गए। क्या एक झगड़े के बाद माधवी इतनी आसानी से घर छोड़कर जा सकती थी, या फिर इस कहानी के पीछे कुछ और बड़ा, कुछ और खौफनाक छिपा था? माधवी के अचानक लापता होने से परेशान उसके माता पिता अब उसकी तलाश में हैदराबाद पहुंच चुके थे। वे सीधे वेंकटेश्वरा नगर कॉलोनी में अपने दामाद गुरुमूर्ति के घर पहुंचे और लगातार उससे सवाल करने लगे। लेकिन जितना ज्यादा वे माधवी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही यह मामला उलझता जा रहा था। कहीं से भी माधवी का कोई सुराग नहीं मिला, तो आखिरकार थक हार कर उन्होंने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला किया। हैदराबाद पहुंचने के बाद पहले उन्होंने अपने दामाद गुरुमूर्ति से बातचीत की, लेकिन जब कोई ठोस जवाब नहीं मिला, तो तीनों लोग मीरपेट थाने पहुंचे और माधवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। भले ही यह शिकायत माधवी के माता पिता और पति ने साथ मिलकर दर्ज करवाई हो, लेकिन असलियत यह थी कि माधवी को आखिरी बार उसके पति गुरुमूर्ति ने ही देखा था, क्योंकि वह अपने पति के घर से ही गायब हुई थी। अब ऐसे में पुलिस के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें माधवी के माता पिता के साथ साथ उसके पति से भी पूछताछ करनी थी। गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया कि 16 जनवरी को माधवी मकर संक्रांति की छुट्टियों में अपने मायके नांदयाल जाना चाहती थी। वैसे तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई गई थी, लेकिन दक्षिण भारत में यह त्योहार पोंगल के रूप में कई दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया कि वह नहीं चाहता था कि इस बार माधवी मकर संक्रांति पर अपने मायके जाए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई और गुस्से में आकर माधवी घर से चली गई। लेकिन पुलिस को इस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर गुरुमूर्ति का दावा सच था, तो उसने अपनी पत्नी के गायब होने की जानकारी उसके परिवार को क्यों नहीं दी? और सबसे अहम सवाल, उसने खुद 2 दिनों तक माधवी को तलाशने की कोई कोशिश क्यों नहीं की? यही सवाल पुलिस को परेशान कर रहे थे और इसी वजह से उन्होंने एक बार फिर गुरुमूर्ति से गहराई से पूछताछ करने का फैसला किया। लेकिन इस बार गुरुमूर्ति ने जो कबूल किया, उसे सुनकर खुद पुलिस भी दंग रह गई। गुरुमूर्ति ने बताया कि उसने अपनी पत्नी माधवी का कत्ल कर दिया है, लेकिन सिर्फ हत्या ही नहीं, उसने लाश को भी ठिकाने लगा दिया। अब सवाल था कि आखिर सिर्फ 2 दिनों के भीतर ऐसा क्या हुआ कि उसने माधवी की पूरी लाश ही गायब कर दी। पुलिस ने जब इस बारे में पूछा, तो गुरुमूर्ति का जवाब और भी ज्यादा खौफनाक था। उसने बताया कि 16 जनवरी को झगड़े के दौरान उसने पहले माधवी की जान ली और फिर उसकी लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब यह सब हुआ, तब घर में उनके दोनों बच्चे मौजूद नहीं थे। मकर संक्रांति की छुट्टियों में वे अपनी बुआ यानी गुरुमूर्ति की बहन के घर गए हुए थे। 16 जनवरी की शाम जब गुरुमूर्ति ड्यूटी खत्म कर घर लौटा, तो घर का माहौल सामान्य नहीं था। माधवी मायके जाना चाहती थी, लेकिन गुरुमूर्ति उसे रोक रहा था। यह बहस धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि गुरुमूर्ति अपना आपा खो बैठा। गुस्से में उसने अचानक माधवी का गला पकड़ लिया और पूरी ताकत से दबाने लगा। जब तक माधवी की सांसें नहीं थमी, उसने अपना हाथ नहीं हटाया। कुछ ही मिनटों में माधवी की निर्जीव देह उसके सामने पड़ी थी। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, माधवी की लाश का क्या किया जाए। यह एक साधारण झगड़ा नहीं रहा,
बल्कि एक भयानक हत्या बन चुका था और गुरुमूर्ति को किसी भी तरह से सबूत मिटाने थे। उसने बहुत देर तक सोचा और फिर उसके दिमाग में एक ऐसा तरीका आया जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। गुरुमूर्ति ने माधवी की लाश को घसीटकर बाथरूम में ले गया। वहां उसने धारदार हथियार उठाया और शव के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू कर दिए। लेकिन टुकड़े करने से समस्या हल नहीं होती। लाश ठिकाने लगाना भी जरूरी था, वो भी इस तरह कि किसी को कोई शक न हो, न बदबू फैले और न ही कोई सुराग बचे। यही सोचकर उसने माधवी के शरीर के टुकड़ों को घर में रखे प्रेशर कुकर में डालकर उबालना शुरू कर दिया। एक एक करके उसने सारे टुकड़े उबाल दिए ताकि ठिकाने लगाना आसान हो जाए। जो प्रेशर कुकर कभी माधवी के हाथों से बने खाने की महक से भर जाता था, अब वही उसके शरीर को खत्म करने का हथियार बन चुका था। सोचिए, किचन में रखे एक आम बर्तन को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि उसमें कोई खौफनाक राज छिपा है। गुरुमूर्ति ने अपनी पत्नी माधवी के शव को ठिकाने लगाने में पूरे 72 घंटे लगा दिए। वह बेहद सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था ताकि उसके जुर्म का कोई निशान न बचे। उसने शव के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उन्हें अलग अलग बैग में भरा और फिर एक एक करके उन बैग्स को अपने घर के पास मौजूद झील में फेंक दिया। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया कि शव के टुकड़े तो उसने कर दिए थे, लेकिन हड्डियों को पैक करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने मसाला पीसने वाले भारी मूसल का इस्तेमाल किया। पहले उसने हड्डियों को तोड़ा, फिर उन्हें बारीक चूरा बना दिया और बाकी शरीर के हिस्सों के साथ बैग में भर लिया। इसके बाद वह धीरे धीरे उन बैग्स को लेकर झील की तरफ गया और उन्हें पानी में फेंकता चला गया। यानी गुरुमूर्ति ने पहले माधवी की हत्या की, फिर उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए, उन्हें प्रेशर कुकर में पकाया, हड्डियों को मूसल से तोड़कर चूर्ण बना दिया और फिर सब कुछ झील में बहा दिया। उसके इस खौफनाक कबूलनामे के बाद पुलिस पूरी तरह हरकत में आ गई। अब सबसे अहम काम था सबूत जुटाना। पुलिस गुरुमूर्ति को लेकर वेंकटेश्वरा नगर कॉलोनी स्थित उसके घर पहुंची ताकि वहां से कोई सुराग मिल सके। लेकिन जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो वहां ऐसा कोई भी निशान नहीं मिला जिससे इस भयानक वारदात का पता चलता। गुरुमूर्ति ने अपने जुर्म को छुपाने के लिए घर की सफाई इतनी बारीकी से की थी कि खून का एक भी धब्बा नंगी आंखों से नहीं दिख रहा था। गुरुमूर्ति के कबूलनामे के बाद पुलिस अब किसी भी तरह से इस खौफनाक हत्या के ठोस सबूत जुटाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाकर पूरे घर की बारीकी से स्कैनिंग कराने का फैसला किया। अगर सच में घर के अंदर माधवी की लाश के टुकड़े किए गए थे और उन्हें पकाया गया था, तो इसका कोई न कोई निशान जरूर मिलना चाहिए था। पुलिस ने घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच शुरू की, लेकिन कैमरों में कैद हुई कुछ फुटेज ने इस केस के रहस्य को और भी ज्यादा उलझा दिया। पुलिस को माधवी के आखिरी बार घर के अंदर जाने के फुटेज मिले, लेकिन उसके बाहर निकलने का कोई भी फुटेज नहीं मिला, जबकि गुरुमूर्ति के कई बार अंदर बाहर आने जाने की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। अब यह साफ हो रहा था कि गुरुमूर्ति ने जो कहानी सुनाई थी वह सच हो सकती है, क्योंकि अगर माधवी घर से बाहर गई होती तो कैमरे में जरूर रिकॉर्ड होती। इस खुलासे के बाद पुलिस ने हैदराबाद की झील की भी तलाशी ली, जहां गुरुमूर्ति ने कथित तौर पर माधवी के शव के टुकड़े फेंके थे। लेकिन घंटों की सर्चिंग के बावजूद वहां कोई भी इंसानी अवशेष बरामद नहीं हुआ। अब सवाल यह उठ रहा था कि आखिर माधवी के शव के टुकड़े कहां गए। कुछ लोगों का मानना था कि गुरुमूर्ति ने शव के टुकड़ों को झील के सबसे गहरे हिस्से में फेंका था, जहां पानी में मौजूद मछलियों और दूसरे जीवों ने उन्हें खा लिया होगा। अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि गुरुमूर्ति ने अपना जुर्म छुपाने के लिए इतना सोचा समझा तरीका अपनाया था कि अब पुलिस के लिए इस केस में पुख्ता सबूत जुटाना लगभग नामुमकिन हो गया था। यह मामला हाल के दिनों में शायद पहला ऐसा केस था जिसमें कातिल पुलिस की गिरफ्त में था, अपना जुर्म भी कबूल कर चुका था, वारदात की पूरी कहानी भी बता रहा था, लेकिन फिर भी पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। यही वजह थी कि जब तक लाश या कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता, पुलिस इसे केवल गुमशुदगी का मामला मानकर चल रही थी। हालांकि पुलिस को अब तक माधवी की हत्या का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला था, लेकिन परिस्थितियां गुरुमूर्ति के बयान को सच साबित कर रही थीं। पुलिस को शक नहीं था कि गुरुमूर्ति झूठ बोल रहा है, बल्कि उन्हें यकीन था कि उसने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है। जब पुलिस ने गुरुमूर्ति से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने एक ऐसा सच उगला
जिसने इस केस को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। यह हत्या अचानक गुस्से में नहीं की गई थी, बल्कि इसकी पूरी प्लानिंग पहले से हो चुकी थी। गुरुमूर्ति ने 16 जनवरी को अचानक नहीं, बल्कि सोच समझकर अपनी पत्नी की हत्या की थी। उसने यह भी कबूल किया कि इसी प्लान के तहत उसने अपने दोनों बच्चों को पहले ही अपनी बहन के घर भेज दिया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि माधवी की हत्या की असली वजह कुछ और ही थी। गुरुमूर्ति को शक था कि उसकी पत्नी माधवी का किसी करीबी रिश्तेदार के साथ अवैध संबंध था। यही वजह थी कि वह माधवी को उसके मायके नहीं जाने देना चाहता था। इसी शक और गुस्से के चलते उसने माधवी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और एक ऐसी साजिश रच डाली जो शायद परफेक्ट क्राइम मानी जाती। असल में गिरफ्तारी के बाद गुरुमूर्ति ने पहले यह बताया था कि उसने गुस्से में आकर ही अपनी पत्नी का कत्ल किया था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि यह कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह सोची समझी साजिश थी। गुरुमूर्ति ने अपनी पत्नी को सिर्फ मारा ही नहीं, बल्कि 2 दिनों तक उसकी लाश को चाकू से काट काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करता रहा और फिर उन्हें प्रेशर कुकर में उबालता रहा। इसके बाद वह उन टुकड़ों को अपने घर के पास मौजूद झील में फेंकता रहा ताकि लाश का कोई निशान न बचे। लेकिन अब पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से घटनास्थल से लेकर झील तक हर उस जगह को खंगाल रही थी जहां से इस कत्ल के कोई भी सुराग मिल सकते थे। हालांकि इस मामले में पुलिस के हाथ फिलहाल कोई ठोस सबूत नहीं लगा था, यानी अभी तक पुलिस के पास केवल गुरुमूर्ति का बयान ही एकमात्र आधार था, जिसने न सिर्फ जांच टीम बल्कि पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। यही वजह थी कि जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, पुलिस माधवी की गुमशुदगी के केस को ही आगे बढ़ा रही थी। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।